नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ कानून के विरोध की। एक तरफ मुसलमान वक्फ कानून का हिंसक विरोध बंगाल की सड़कों पर कर रहे हैं, पूरे बंगाल को जंग का मैदान बना के रखा हुआ है। हर तरफ खून, आगजनी और हाहाकार मचाया हुआ है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कानून के रास्ते इस वक्फ संशोधन को रद्द कराने और कानून पर रोक लगाने के लिए दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। सीजेआई संजीव खन्ना ने कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई और चिंता जताते हुए कहा कि यह परेशान करने वाला है और यह तुरंत रुकनी चाहिए। सरकार की तरफ से दलीलें दे रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सड़क पर दबाव बनाने के लिए हिंसा करवाई जा रही है ताकि सरकार पर दबाव हो सके। वक्फ कानून को असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर आज से सुनवाई शुरू हुई। विपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और सीयू सिंह ने अपना पक्ष रखा, तो सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के खिलाफ मिली याचिकाओं पर इस आधार पर सुनवाई कर रहा है कि संसद से पारित वक्फ कानून संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है। कानून धर्म विशेष के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर को शामिल करने को याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए दलीलें पेश की। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का फैसला करने का अधिकार देने को भी चुनौती पेश की गई। लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति वक्फ बाय यूजर्स को लेकर की गई, जिस पर बहस जोरदार हुई और तीखी बहस हुई, और वो बहस आज से लेकर कल तक और आगे भी जारी रहेगी, जिस पर दोनों पक्ष ने जोरदार बहस की। यह बहस आज तो समाप्त होगी, लेकिन कल 2 बजे इस पर फिर से बहस शुरू होगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या संसद द्वारा बनाया कानून, संसद जो कानून को बनाते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का आधार संवैधानिक है? क्या वक्फ कानून पर उठाई जा रही आपत्ति राजनीति से प्रेरित है? क्या वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन और हिंसा कोर्ट और सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है? क्या वक्फ कानून के समर्थक भी सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं? क्या वक्फ कानून का विरोध किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं उनको भी सुनवाएंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं, प्रतिक्रियाओं को उसके बाद सुनवाएंगे, फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नए कानून के विरोधियों की चिंताओं पर गंभीर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर संपत्तियों और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों की नियुक्ति जैसे प्रावधानों पर स्पष्ट जवाब मांगा। विरोधियों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि गैर रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डीनोटिफाई कर दिया जाएगा, जिससे वे वक्फ का दर्जा खो देंगी। कोर्ट ने संकेत दिया कि जब तक सुनवाई लंबित है, सरकार ऐसी कार्रवाई से बचे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया कि नए कानून के कई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं, जो धार्मिक मामलों में स्वायत्तता की गारंटी देता है। सिब्बल ने कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के निर्धारण की शक्ति देने पर सवाल उठाया। इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि कलेक्टर सरकार का हिस्सा है और वो निष्पक्ष न्यायिक भूमिका भी नहीं निभा सकता। उन्होंने वक्फ बाय यूजर को इस्लाम का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि पुरानी वक्फ संपत्तियों के लिए दस्तावेज मांगना अव्यावहारिक है। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि यदि गैर मुसलमान वक्फ बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, तो क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक बोर्ड में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी? इस सवाल ने धार्मिक समानता और स्वायत्तता की मुद्दे को उजागर कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सुझाव का विरोध किया कि वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य हों। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी वक्फ बोर्ड इस मामले में पक्षकार नहीं है और पीआईएल के आधार पर आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कोई भी अंतिम आदेश जारी नहीं किया और सुनवाई 17 अप्रैल 2025 को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति अधिकार और सरकारी हस्तक्षेप जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाता है, जिसका असर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
आज जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। दूसरा उनका कहना है कि जो उनका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25-26 में, यह जो संशोधित कानून है ये उसका हनन करता है। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। Filed a petition against the Waqf Amendment Act 2025. We have filed the petition on behalf of TVK, Party President Actor Vijay, and we are being led by Dr. Singhvi. We have at length argued against the amendment being brought by the BJP government, and because we have filed this petition because we पूर्ण हियरिंग है और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जहां का मैं 27 वर्षों से लाइफ टाइम मेंबर हूं। यहां उन्होंने बिल्कुल निर्भीकता, निष्पक्षता, निडरता के साथ बहुत जल्दी सुनवाई लगाई, जैसा जनरली नहीं सुनवाई हो पाती, लेकिन क्योंकि धार्मिक भावनाएं हैं, सवाल हैं लोगों के। वैसे तो ये वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल लोकसभा द्वारा पास हो चुका, उसके बाद राज्यसभा द्वारा पास हो चुका। आदरणीय जगदम्बिका पाल ने इसमें बहुत बड़ी कमेटी बना के उसका पूरी चर्चा की, सबके सुझाव लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई, अन्य राज्यों ने भी मोहर लगाई। वेस्ट बंगाल की अपनी हमारी बहन ममता दीदी जी उससे कुछ नाराज हैं, उनकी आपत्ति है, तो उनकी आपत्ति कि एक जो जुडिशियल प्रोसेस होता है, किसी भी पिटीशन को जब फाइल किया जाता है तो कोर्ट के सामने पहली तारीख पे उस पर एडमिशन के ऊपर बहस होती है और देन उस पर नोटिस इशू करने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाता है अपोजिशन को और इंटरिम पे आर्गूमेंट्स होते हैं। तो आज प्रक्रिया जो रही वो नोटिस इशुएंस तक की रही। वहाँ पे कोर्ट ने आज सुना, बहुत डिटेल में आर्गूमेंट्स हुए दोनों पक्षों की तरफ से। कई पिटीशंस थी जिसमें मिस्टर उवैसी की पिटीशन थी, अन्य भी कई लोगों की पिटीशंस थी। वहाँ पे सीनियर काउंसिल सिब्बल साहब ने, अभिषेक मनु सिंह। जमीयत उलमा तो इसको एक मौक़िफ़ है हमारा, और हम ये समझ रहे हैं कि मुल्क के दस्तूर ने हमें ये हक़ दिया है कि हम अपने मज़हब को आज़ादी के साथ इख्तियार कर सकें। उस मज़हब के ऊपर जहाँ कोई चीज़ आकर के पड़ेगी, हमारा मुल्क है, हमारा दस्तूर है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जाकर के ये चाहेंगे कि हमें मज़हब की वो आज़ादी जो दस्तूर ने दी है, हमें उस आज़ादी का हक़ मिलना चाहिए। हमने आज भी यही बात कही है। और इसी मुद्दे पर हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने जगदम्बिका पाल से बातचीत की, जो जेपीसी के अध्यक्ष रहे हैं। कानून के बाद बंगाल में लगातार हिंदुओं पर हिंसा हो रही है। हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जगदम्बिका पाल साहब से। पाल साहब, जेपीसी के आप चेयरमैन हैं, पास हो गया है, कानून बन गया है, लेकिन बंगाल में देखिए खासतौर से मुर्शिदाबाद और कई जगह पर हिंदुओं पर हम लगातार हमले हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये कानून पास हुआ और दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये लॉ ऑफ द लैंड हो गया। किसी राज्य में न कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, न कहीं हिंसा हो रही है, केवल बंगाल में क्यों हो रही है? और बंगाल में अगर हिंसा हो रही है तो किसकी जिम्मेदारी? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना। अब वहाँ घरों में से खींच के अगर हिंदू किसी पिता पुत्र की हत्या हो जाए, अगर वहाँ से बड़ी संख्या में हिंदू मुर्शिदाबाद से नाव में बोट पे बैठ के मालदा चले जाएं, तो ये उस सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की फेलियरनेस है। इसका तो वहाँ कानून का राज्य नहीं है। अपने ही देश के एक राज्य बंगाल में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दंगाइयों को संरक्षण है।
ममता की सरकार का, और वो दंगाई खुलेआम हिंसा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक के रूप में बैठी। तो वक्फ कानून का विरोध केवल संसद में नहीं हुआ, सड़कों पे भी हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट पे भी इसके विरोध में बहस चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात है कि बंगाल में जो विरोध हो रहा है वो हिंसक विरोध हो रहा है और लोगों की जान भी जा रही है इस विरोध में। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। नेहा धवल जी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे, असगर खान जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, मधु मुकुल त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता है, और इसके अलावा वाचस्पति द्विवेदी जी है, प्रवक्ता कांग्रेस। चर्चा की करेंगे शुरुआत, और सबसे पहले मैं वाचस्पति द्विवेदी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। यह जो विरोध हो रहा है, विरोध तो ठीक है, लेकिन आज एडमिशन हुआ है, लोगों ने बहस की, लेकिन बहस का जो मुद्दा था उसमें एक था, ये भी था कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर भी चिंता जताई गई। क्या आपको लगता है कि बहस जब कोर्ट में हो रही है, जब संवैधानिक तरीके से किसी कानून का विरोध करने का रास्ता हमारे पास है, तो सड़कों पे जो हो रहा है उस विरोध को रोकने के लिए आप लोग आगे क्यों नहीं आते? मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि वो नहीं होना चाहिए और उसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष जिम्मेदार है? मुकेश जी नमस्कार, और हमारे सभी को पहले साथियों का बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपकी बात से तायीद करता हूं, मैं आपकी बात को समर्थन करता हूं कि किसी भी राज्य को किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करने देना चाहिए, कि कोई हिंसक आंदोलन नहीं करने देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। जहां तक बात आपने की, बिल्कुल ठीक बात, जायज बात है कि जब कोई मैटर सब्जुडिस है, जब वो सीबीआई के पास मामला पहुंचा हुआ है, तो लोगों को कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए और उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए, जैसे कि अन्य मामलों में पूर्व में हुआ है। जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, एक धर्म विशेष के द्वारा दूसरे धर्म विशेष के पर जो हमले हो रहे हैं वो बहुत गलत है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी जहां तक राज्य सरकार की है, तो वहां पे कुछ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है, क्योंकि इस तरीके का कहा गया कि बांग्लादेश से केवल 8 किलोमीटर दूसरी सीमा लगती है वहां पर, तो वो जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय क्यों नहीं किया? ये भी कहा गया कि गुप्त रूप से रिपोर्टें थी कि 3 महीने से इसकी साजिश की जा रही, तो उसमें 3 महीने पहले जब आपके पास इनपुट्स थे तब आपने इनको कल्टीवेट क्यों नहीं तो किया? मतलब आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, आपको कहना बिल्कुल करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने का आप पक्षधर है, मतलब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? ये नहीं हुआ, मैंने ये कहा सेंट्रल फोर्सेस को लगाना चाहिए था सीमा पर। तो आखिर वहां से बांग्लादेश से लोग कैसे अंदर आ गए, ये कहा जा रहा है ना। सेंट्रल फोर्सेस तो वहां पे पहले से हैं, बॉर्डर की सुरक्षा सेंट्रल फोर्सेस ही करती हैं वाचस्पति जी, बॉर्डर की सुरक्षा सेंट्रल फोर्सेस ही करती है। हाँ, फिर कैसे आ गए? फिर आप दूसरी तरफ बहस को ले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है असगर खान साहब, आज जो कोर्ट में हुआ, जिन बिंदुओं को उठाया गया, क्या आपको लगता है कि जायज है? क्योंकि इससे पहले भी वक्त पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो आप उसमें ये नहीं बता पाए थे कि इस बिंदु पे चर्चा होनी चाहिए, ये गलत है, ये धार्मिक भावना के खिलाफ है। किस तरीके से कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे है? ये देखिए, मैंने पहले भी इस बात को क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर चलो आज दोबारा से बात करते हैं। पहले तो ये कि जो आज की सब चर्चा रही वो एक इनिशियल बहस थी शुरू में, उसको और अच्छी तरह, जहाँ मेरे बड़े भाई बैठे हैं तो मुकुल भाई, वो और अच्छी तरह बताएंगे कि वो उसमें नोटिस के लिए हुई और नोटिस इशू कर दिया गया दोनों तरफ से, आर्गूमेंट सारे मैक्सिमम पॉइंट्स पे। कोर्ट ने भी बीच बीच में बहुत सारे सवाल किए, सभी लोगों ने उसको देखा, लेकिन सवाल ये है कि जिन बिंदुओं पे बात करने की बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़, असगर खान साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं नेहा जी के पास जाऊंगा। नेहा जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो मेरे को आज जो कोर्ट में जो हुआ, जो वक्फ व यूजर को लेकर, खासतौर पे जो जिन 2 बिंदुओं पे सबसे ज़्यादा बहस हो रही है, सबसे ज़्यादा आपत्ति जताई जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये संवैधानिक पॉइंट्स हैं, या जिन मुद्दों पे चर्चा हो रही है उसके कारण जो है शायद कुछ संशोधन करने की तरफ भी सरकार सोचे? क्योंकि सरकार से जवाब, हालांकि आज तो ऑफिशियली जवाब नहीं मांगा गया, लेकिन कल परसों जवाब मांगा जाएगा सरकार से, केंद्र से कहा जाएगा कि इस पर जवाब दें, क्योंकि लोगों का कहना है कि ये एक धर्म विशेष के, यानी मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है।
देखिए मुकेश जी, अभी तक की जो आधिकारिक सूचना है मेरे पास में वो मैं आपको मुहैया कराती हूँ, क्योंकि कानून जो है वो पास हो चुका है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने भी इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। और ये सभी राज्यों में भी प्रोड्यूस हो चुका है, वहां पर भी ये कार्रवाई हो चुकी है। कानून में संशोधन की बात की अभी कोई भी ऐसी बातचीत हमारे सामने नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी अभी चर्चा का विषय चल रहा है, जिस पर बातचीत हो रही है, हमने पहले भी ये पूरी कोशिश की है, सभी मुस्लिम समुदाय जो अलग अलग जातियां मुस्लिम समुदाय में भी हैं, उन सभी को साथ लेकर हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये बात हमने जो है भारतवासियों के साथ में शेयर की थी कि इस बिल में हम क्या ला रहे हैं और इसके फायदे क्या हैं। जो नुकसान अभी वक्फ बोर्ड के अभी जो कानून थे पहले बदलने से पहले, संशोधन से पहले, उनसे क्या नुकसान थे उनसे भी हमने वाकिफ कराया। और उसके बाद संशोधन के बाद आने वाले जो बड़े बदलाव हैं, जो फायदे हैं, जिसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा, ऐसे समुदाय जो मुसलमानों के हैं, जहां पर जो अभी दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनके विकास के लिए, जिनकी उन्नति के लिए अभी काम कोई नहीं किया गया है, और वक्फ बोर्ड की जो इनकम है उसका सीधा सीधा प्रभाव, उसका सीधा सीधा फायदा ऐसे मुस्लिम समुदाय को मिलेगा, मुस्लिम समुदायों की महिलाओं को मिलेगा, वो हमने बताने में हम कामयाब भी हुए थे। आप देखिए कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो घटनाएं सामने आई हैं, या अन्य भी छुटपुट घटनाएं पश्चिम बंगाल के अन्य क्षेत्रों से भी आई, केवल एक राज्य पूरे भारत देश में ऐसा राज्य है जहां पर केंद्र सरकार की इस अच्छी पहल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बाकी सभी पूरे देश के राज्यों में, अन्य राज्यों से ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आई, इतनी बड़ी मेजर घटनाएं सामने नहीं आई। और दूसरी बात देखिए कि अभी मेरे कांग्रेस के जो साथी प्रवक्ता हैं वो बात कर रहे थे कि केंद्र को इसमें अपना इंटरफेरेंस करना चाहिए था, केंद्र के पास में इनपुट था। बिल्कुल मैं मानती हूं कि केंद्र सरकार बिल्कुल सचेत है, और इस तरह के सभी कामों से केंद्र सरकार आज भी सचेत है। और मैं उनको बताना चाहूंगी कि केंद्रीय गृह सचिव जो गोविंद मोहन जी की जो है वो पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से बात भी हो चुकी है। उस पर पूरी जो टिप्पणी करनी है, जो जांच पड़ताल करनी है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो उन्होंने उनको दी हैं। और मैं साथ में एक बात और भी उनको बताना चाहूंगी कि जब हम केंद्र शासित जो हमारी टुकड़ियां हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की, उनके लिए राज्य द्वारा मांग की जाती है, तो अगर पश्चिम बंगाल इतना सजग है और ममता दीदी इतनी जी, बीएसएफ वहां पर काम भी कर रही है, और एनआईए ने मुर्शिदाबाद की घटना की जांच के लिए एनआईए को रिकमेंड भी कर दिया है, और एनआईए उसकी जांच भी करेगी। इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को जो करना था केंद्र सरकार को वो कर रही है। बिल्कुल सचेत है और बिल्कुल कर रही हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है मुकेश जी? बिल्कुल आ रही है। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो अभी आगे मैं मधु जी के पास एक बार जाना चाहूँगा। मधु जी, आज आपने पूरी कार्रवाई सुनी और आप वहाँ मौजूद भी रहे थे वहाँ पे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो संशोधन के लिए याचिका डाली गई है, जो खारिज करने की बात की जा रही है, क्या ये संवैधानिक है? इस पे कोई बात नहीं कर रहा, सब ये कह रहा है कि भाई संविधान के अनुरूप है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट। क्या जो आपत्ति दर्ज की गई है वो संवैधानिक है कि नहीं? देखिए, संविधान की दृष्टि से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने या पार्लियामेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, कोई एक्ट पारित कर दिया, तो मेरी छोटी सी जानकारी में जो एमएलए एमपीज हैं उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि संवैधानिक है या नहीं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक जो भी एक्ट बनते हैं पार्लियामेंट पास करता है उसकी समीक्षा कर सकता है। बिल्कुल, वो समीक्षा कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आज समक्ष जो विषय आए वो ये विषय नहीं थे कि ये संवैधानिक है या नहीं। अभी ये था कि प्रिलिमिनरी इसको हम नोटिस इशू करें या ना, और क्या टाइम बीइंग जब तक ये पूरी की पूरी पिटिशंस हैं वो डिसाइड न हो जाएं, तब तक क्या ये इफेक्ट में हो या ना। बिल्कुल, इसको इफेक्ट देने के लिए, इसका प्रभावी करने के लिए रोक लगाई जाए तब तक के लिए या नहीं, उसी पर कल 2 बजे सुनवाई होगी। अब विषय आता है कि क्या कर सकता है न्यायालय, क्या नहीं कर सकता है। मैं क्षमा चाहता हूं, ड्यू रिस्पेक्ट। आपको याद होगा अश्विनी उपाध्याय ने एक पीआईएल डाली थी इसी सर्वोच्च न्यायालय के सामने समक्ष, और उन्होंने जब बहस शुरू की
तो सर्वोच्च न्यायालय का आउटराइट एक प्रश्न था, शायद मैं भी कोर्ट में था, बिल्कुल मुझे याद और है। प्रश्न था कि आपकी कौन सी जमीन को वक्फ ने कब्जा कर लिया है, नोटिएगा। इसलिए उसको रिटर्न किया, वो दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस किया। अब मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हाथ जोड़कर ससम्मान पूछना चाहता हूं कि ये जितने लोग गए हैं उनसे ये सवाल क्यों किसकी नहीं? जमीन को वक्फ ने छीन लिया भाई? बिल्कुल, यानी देखिए बायसनेस, आई एम सॉरी, बायसनेस है। अब इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि असंवैधानिक भी है, इसको ये भी कह सकता हूं कि संवैधानिक भी है, कि उसकी पावर तो है सर्वोच्च न्यायालय की, आर्टिकल 32 में सुन सकता है, न सुनना असंवैधानिक था। तो इस विषय पर बड़ा कंट्रोवर्शियल है, और आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से या तो डरता है या उसका फेवर करता है। क्योंकि वो क्या कर रही है पश्चिम बंगाल में, हमारे जितने लोग बैठे हैं, किसी ने क्या उसकी भर्त्सना की? क्या कोई मौलवी मुल्ला आकर के उस पर कोई भी अपना क्या पास करते हैं वो पास किया? बल्कि उसको अलतकिया के तहत गलत हो रहा है, बस उनको सपोर्ट करेंगे जब पकड़े जाएंगे। यह विषय हमारे देश में है, और यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि संविधान की किस विवेचनाओं के, किस प्रवंचनाओं को कोर्ट मानता है, किसको नहीं मानता है। कोर्ट तो कभी यह कहता है कि संविधान की आत्मा में कोई संशोधन नहीं हो सकता। संविधान की आत्मा को इंदिरा गांधी ने तोड़ा मरोड़ा, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म डाल दिया। सर्वोच्च न्यायालय आज उसी के कारण सारी जो समस्याएं हैं वो उसी दो संशोधन के कारण है, उसी के कारण है। बिल्कुल उसी के वो संशोधन, सॉरी ड्यू रिस्पेक्ट, संशोधन था ही नहीं, सारे जेल में थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तरफा ठूसा गया था। बिल्कुल कैसे हुआ भाई? तुम्ही राजा, तुम्ही प्रजा, तुम्ही जज, तुम्ही पुलिस, क्या निर्णय है? क्या सर्वोच्च न्यायालय को दिखता नहीं? लेकिन नहीं, वो उनको सूट करता है, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय उसमें नहीं बोलेगा। देखिए 35 से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे भाई असगर भाई बैठे हैं, अब ये दिल पर हाथ रखकर निरपेक्ष रूप से बताएं कि आर्टिकल 35 ये जो संविधान में इंसर्ट किया गया, क्या ये संवैधानिक है? कोई चर्चा नहीं, संविधान के पटल पर आया नहीं, इंसर्ट हो गया। अरे भाई ये देश नेहरू का नहीं है, नेहरू तो शुरू से डिस्प्यूटेड रहा है, इंदिरा का नहीं है, ये देश भारतवासियों का है, ये श्री राम का है, ये भगत सिंह का है, सुभाष चंद्र का है। आपने मुकुल जी आपने कहा कि पार्टिकुलर कम्युनिटी को जो है फेवर करती है कोर्ट जो है। मैं उदाहरण देता हूं, बताइए कितने उदाहरण दूं? इस मामले में कहा, मैं असगर साहब बिल्कुल चौंक गए, चौंक करके। जी असगर साहब मैं आऊंगा आपके पास। चौंक नहीं रहा हूं, मैं उदाहरण सुनना भी चाहता हूं, देना भी चाहता हूं। हाँ ठीक है, उदाहरण सुन लीजिए, उसके बाद आप दीजिएगा। जी मधु मैं लिख लीजिए, लिखा रहे, लिखे, रुको। हो सकता है कि आपको याद है सबरीमाला में फैसला हुआ था महिलाओं का, ये जो बारी से आप सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे असगर साहब। उसमें लिखा था, हाँ उसमें लिखा था न्यायालय ने कि सबूत नहीं है, सबूत तो सब मस्जिद के फेवर में है, लेकिन हम आस्था पे फैसला कर रहे हैं। हो सकता है आपकी जानकारी के तब आपको अधूरी जानकारी है, आपको अधूरी जानकारी, आपने पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा, आपने पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा होगा। नहीं आपने, वो आपने पर्टिकुलर लाइन आप लोग पढ़ लेते हैं, पूरा ऑर्डर पढ़िए सर। जब आप टीवी पे आते हैं ना तो ऑर्डर पढ़ के आइए। नहीं पढ़ा आपने, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा। ऑर्डर अभी मधु जी भी बता रहे हैं आपको। मुकेश भाई, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो तो बना देती है, लेकिन क्या उनको चैलेंज हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, समीक्षा करने का अधिकार है, अपना व्यू दे सकता है, नहीं उसको रख सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, यानी यही कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं वो समीक्षा कर सकता है, समीक्षा करने का आधार है, वो कसौटी भी संविधान ने दिया है, वो आधार भी संविधान ने दिया है। आज कोर्ट में नहीं हुई बात, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही भाई, दे आर हैविंग एम्पल पावर। ठीक है, अभी कुछ उदाहरण जो आपने पूछा है ना, आपने असगर साहब मैं आऊंगा, अभी तो शुरू हुई है बहस, कुछ उदाहरण दे रहे हैं मधु मुकुल जी, आप नोट कर लीजिए, फिर उस पर जवाब दीजिएगा। मधु जी एक तो मेरे का भी दे दें। देखिए हाँ, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। मैं और एक लिस्ट है मेरे पास, एक बड़ी लिस्ट है, मैं फिर वो मुकुल भाई को दूंगा। आप ये छोटी लिस्ट पे चर्चा कर लीजिए पहले। जी नहीं मधु जी, छोटी और बड़ी दोनों पे करिए ना। ठीक है मधु जी, नहीं हम सारी पे करेंगे। खाली टीम में राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं, या तो मैं ठाकुर रोशन सिंह का भी नाम है। आप सर बीच में बोलेंगे असगर साहब, देखिए समय ऐसे बीच में समय निकल जाएगा, प्लीज सॉरी बारिश, मैं आपके पास टाइम से आ जाऊंगा। की बातें वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल पहुंच रही है, आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये भी पहुंच रही है, पहुंचनी चाहिए। ठीक है चलिए मधु जी।
देखिए, मैं समझता हूं लोगों को ज्ञान के आधार पर बोलना चाहिए, केवल सुनी सुनाई बातों पर नहीं बोलना चाहिए, केवल एक विषय को लेकर नहीं बोलना चाहिए। मैं एक पहला विषय लेता हूं। आपने आज तक सुना है किसी ने संविधान को खुलेआम चैलेंज किया हो, खुलेआम कहा हो कि हम शरिया को ऊपर रखते हैं, संविधान को नीचे रखते हैं? क्या किसी कोर्ट के कान में सुनाई दिया? क्या किसी कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो एक्शन लिया? चूंकि संविधान का संरक्षक तो न्यायालय ही है, नहीं, एक फेवरिज्म। आइए दूसरी बात पर आते हैं। आपको याद होगा मुकेश जी, सबरीमाला का इशू आया, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदुइज्म से कुछ लेना देना नहीं, उसने पिटीशन डाली, और विषय वहां क्या था कि देखिए, बुरा, मैं ड्यू रिस्पेक्ट, रजस्वला महिलाएं नहीं जाएंगी, एक उम्र के बाद महिलाएं जा सकती हैं सबरीमाला में। वहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया कि नहीं, महिलाएं जा सकती हैं। वो आपकी धार्मिक भावना नहीं है, लेकिन मस्जिद में मुसलमान महिलाएं नहीं जा सकती। पिटीशन डाली जिसने, उसको कहा था यू आर नॉट मुस्लिम, यू कैन नॉट, फेवरिज्म। आप सोचिए, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म से किसको फेवर हो रहा है? बिल्कुल एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर हो रहा है। वक्फ कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। बहस इस पे जारी है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मधु मुकुल त्रिपाठी जी कुछ बोल रहे थे, बीच में मैंने रोक दिया था। मधु जी अपनी बात को पूरी करें, फिर असगर साहब के पास चलेंगे। मुकेश जी, हम सेकुलरिज्म पर बात कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय कहता है अब वो उसका एक पार्ट बन गया है। क्या जब वही सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि संविधान के आत्मा से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वही सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि संविधान में कोई चीज जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं उसके तहत नहीं आई हैं, वो उसके अंग नहीं माने जाएंगे। 35 से संविधान, चूंकि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रहा है, बिल्कुल, तो 35 से संवैधानिक प्रोविजंस के तहत नहीं आया है, लेकिन आज तक स्टेप डाउन नहीं हुआ। मुकेश जी, आपको याद होगा, अभी हमारे भाई कह रहे थे श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि के विषय में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों अभिलेख, लाखों एविडेंस, के मोहम्मद की खुदाई, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। वो कब्जा किया गया, लेकिन इसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इनको भी 5 एकड़ दे दीजिए। भाई, आपके मकान पर मैं कब्जा करूंगा, ये तो मान लेगा कि मैंने कब्जा किया था, लेकिन खाली कर रहे हो तो कोई दे दो इनको, नहीं ये दंगा करेंगे। मुकेश जी, केशु बेदी के पास, और दूसरा है जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जब फ्री करने की बात आती है तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं बोलेगा, कोई न्यायालय नहीं बोलेगा, क्योंकि वो स्टेट कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन क्या आज तक किसी मस्जिद, किसी दरगाह की स्टेट कंट्रोल की बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय तुरंत इंटरफेयर करेगा कि ये उनका फेथ है? यानी आपका फेथ नहीं है। ठीक है सर, अब आपने छोटी कही थी, लंबी लिस्ट गिना दी आपको। असगर साहब लिखते लिखते परेशान। मैं अभी और बोलना चाहता था कहीं है। हाँ असगर साहब बताइए। सारी की सारी चीजें कोर्ट में डिस्कस होती रही है, आज से नहीं तो बहुत एक लंबे अरसे से सब डिस्कस होती रही, और किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। अगर आप ये कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो ये कोर्ट के ऊपर एक इल्जाम लगा रहे हैं, जिसके लिए मैं मानने को तैयार नहीं। आप कोर्ट के जजेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। हालांकि हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से पढ़ा। अभी मैं एक मिनट जजमेंट में लिखा है असगर जी, एविडेंस मस्जिद के फेवर में है। अभी मैं हदीस की एक लाइन पढ़ दूं, कल को सारी गलती हो जाएगा। वाचस्पति जी, अभी मैं हदीस निकाल के एक लाइन, वाचस्पति जी कुछ बोल रहे हैं आप लोगों के बीच में, एक बार उनको भी सुन लीजिए। जी वाचस्पति जी। मुकेश भाई, मुझे पता है, मैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे कि भाई कोई निकला, हमने दूसरा दे दिया, आप दोगे हमें दूसरा मकान। भाई आपने लिया, आप रिजेक्ट कर दीजिए ना, आपने वो जमीन लिया वापस कर दीजिए ना, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। सही बात है, वापस तो है, किसी ने लेने के लिए नहीं कहा, ठीक है, अभी भी वापस ही है। वो तो ये कि आपने एक और फसाद की जड़ पैदा करी, एक और नया उसको लाके रखा है, ठीक है बना के। ठीक है, मैं एक बार वाचस्पति जी बोलना चाह रहा हूं, मैं नेहा जी के पास नेहा जी, ये कोर्ट में हो रहा है मसला, कोर्ट के साथ साथ सड़क पे भी। जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं नेहा जी, क्या इसका अगर विरोध हो रहा, जिस तरीके से
इस कानून के विरोध में लोग कोर्ट में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, इसके फेवर में भी लोग आएंगे क्योंकि आपकी सरकार ने इसे पास किया है, क्योंकि विरोध दोनों तरफ से। तभी मुझे लगता है कि इसका फायदा, ये कानून अच्छा है, इसका फायदा बताने के लिए कोई लोगों के पास, मुसलमानों के पास पहुंच नहीं रहा है। इसीलिए जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं उनको वक्फ के बिल की फायदे के बारे में पता ही नहीं है। आप बताइए ना यहाँ फायदा बता रहे हैं, एक नहीं लाखों फायदे हैं। जी नेहा जी, जब हमने जेपीसी का गठन किया, हमने वक्फ बिल को लाने से पहले ही ये कार्रवाई शुरू कर दी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाहे वो हमारे संगठन के व्यक्ति हों, चाहे सरकार के व्यक्ति हों, और चाहे इस विषय में लगे हुए सभी जो लोग हैं, क्योंकि देश की आम जनता जो है वक्फ कानून को बहुत बखूबी समझ रही है। और मैं मुकेश जी आपके माध्यम से असगर खान जी को भी ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो वक्फ के इस बिल के जो कानून बने हैं इसके समर्थन में है, क्योंकि अंदर से ही सब लोग जानते हैं कि चंद लोगों का कब्जा जो है वो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उन पर था। आज देश में लगभग 32 वक्फ जो है वो बोर्ड काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जो पुराने समय के जो कानून थे वक्फ बोर्ड के, उन कानूनों में तो मैं आज जैसे जो कार्रवाई चल रही थी उसमें देखा कि कपिल सिब्बल जी ने जो है वो पुराने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर एक बात उठाई कि पुराने वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। मैं उस पर एक बात कहना चाहती हूं कि जब देश में पहली बार हम ऑनलाइन पेमेंट की बात कर रहे थे तो सबसे पहले यही कपिल सिब्बल साहब थे और इनके सभी कांग्रेस के साथी महोदय थे जिन्होंने इस बात पर आपत्ति उठाई थी कि रिक्शा वाला बारकोड से पेमेंट पेटीएम से कैसे लेगा, रेडी वाला कैसे लेगा, मजदूर कैसे लेगा, लेकिन वो हमने करके दिखाया। आज जो है रिक्शा वाला, रेडी वाला जब अपनी बारकोड से पेमेंट लेता है, पेटीएम और गूगल पे कराता है, तो क्यों वक्फ की पुरानी संपत्तियों तो आप करके दिखा देती नहीं कर सकते? हमने इस बात से इनकार थोड़ी कर रहे हैं ना। लेकिन आप बताइए 300 साल पुराना बोर्ड है, फिर ये 100 ईयर्स, आपके पास 50 साल पुराने घर के कागज हैं। एक है, चाहे वो हिंदू है और मुस्लिम 100 साल पुराने कागजात भी हैं सर, जो हमारे ऐसे 100 साल पुराने कागजात भी हैं लोगों के पास जमीन के। अपने घर के अगर 100 साल पुराना नहीं ठीक है, ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं इसको मधु मुकुल जी मैं आपके पास भी आऊंगा। जेन्युइन कोर्ट ने भी कहा कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के आप अगर पेपर मांगेंगे मस्जिदों के तो वो पेपर नहीं होंगे, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप? तो या तो आप सारी, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सारी मस्जिदें चली जाएंगी, वो वक्त से बाहर हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि 14वीं 15वीं सदी का अगर कोई मस्जिद है, शुरू से आ रहा है, तो उसको वक्फ बाय यूजर की परिभाषा बदल दी जाए या उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए? मधु जी देखिए मुकेश जी, अगर 14वीं या 15वीं शताब्दी में कोई मस्जिद बनी, अगर उसका एविडेंस आता है कि किसी को तोड़कर बनाई गई है तो निसंदेह उसको नहीं रहने देना चाहिए। लेकिन यदि किसी डिस्प्यूटेड जगह पर नहीं बनी है, तोड़कर नहीं बनाई गई है, तो निसंदेह उसको खाली नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी आस्था है। और मैं डेड अगेंस्ट नहीं हूं किसी के। मैं ये चाहता हूं कि प्रोविजन होना चाहिए कि यदि 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और वो डिस्प्यूटेड जगह पर नहीं है, किसी को तोड़कर कब्जा करके नहीं बनाया गया है, तो वो बिल्कुल उस पर टच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश में मस्जिद बनाने की प्रक्रिया अलग है ना, कभी जो कुरान में है। क्या बात कर रहे हैं असगर साहब? अब राम मंदिर का मसला वही तो है। कभी नहीं, वो बिल्कुल सब गलत है, सारे गलत हैं वो बिल्कुल। आप लोग तो कुछ मानेंगे ही नहीं ना, यही बात है ना। अभी आए हैं 1400 साल पहले, ज्ञान व्यापी को भी आप नहीं मानेंगे, आप तो ज्ञान व्यापी को भी नहीं मानते, मथुरा को भी नहीं मानते हैं। असगर जी आप पृथ्वी को चपटी मत कीजिए मेरे भाई। ज्ञान व्यापी तो सामने में दिखता है सर, आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसके लिए पेपर देखने की भी जरूरत नहीं है। एक बात आपको बता दूं, अरे पृथ्वी चपटी मत करो यार, मस्जिद क्यों बनाई जाती है? कोई बोल रहा है तो बोलने दो। नमाज पढ़ने के लिए पृथ्वी बोल ही रहेगी। घर में नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे पूछना पड़ेगा, अगर आप मना कर देंगे कि मेरे घर में नहीं पढ़ सकते तो के दुश्मन है। मुकेश जी प्लीज, मुकेश जी प्लीज एक बार असगर साहब बात पूरी कर ले, मैं आऊंगा। जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। दुनिया की कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जो कब्जा करके या जबरदस्ती बनाई गई हो।
दुनिया की मस्जिदों के दुनिया बारे को में तो मुझे नहीं पता, लेकिन राम जन्मभूमि पे जो मस्जिद आप लोगों ने स्ट्रक्चर खड़ा किया था वो कब्जा करके बनाया था। ज्ञानव्यापी जो है वो कब्जा करके है, मथुरा में जो है वो कब्जा करके है और उस पर सारी कार्रवाई चल रही है। और ऐसे करीब लाखों ऐसे मस्जिद हैं जो आपने कब्जा करके बनाया है। वो सारे मामले, सारे पेपर है। लेकिन ठीक है सर, इस पर तो आप लोग कभी मानेंगे। हमारे पास वक्त की कमी है। हाँ सुनिए मुकेश जी, सुनिए जी, ये लोग मुसलमान यहाँ संवैधानिक रूप से रह ही नहीं रहा है। आपके देश का बंटवारा जो हुआ ये नेहरू और गांधी की दया के कारण रह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस हिंदुओं की हमेशा से दुश्मन रही है। नेहरू कहता था कि मैं सनातन को बर्बाद कर दूंगा, सनातन को निष्कासित कर दूंगा। अरे भाई सुनिए, जब आप कड़वा सुनना है तो सुनिए। मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं, धर्म के आधार पर तरक्की रोक रहे हैं, धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, आपको अपना क्षेत्रफल मिल गया, तो आप यहाँ रह रहे हैं तो दूसरों को रहने दीजिए। ठीक है सर, ठीक आप यहाँ रह रहे हैं मर्जी पर, आपकी समझ में आई बात, संवैधानिक ठीक है सर, रह रहे हैं आप। ठीक है। आपने उनकी बात ही नहीं सुनी। असगर साहब, मधु मुकुल त्रिपाठी जी, अभी तो बहस शुरू हुई है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की बहस है। अभी तो और भी सारी जो याचिकाएं दी गई हैं उनको एडमिट किया जाएगा, उन पर बहस शुरू होगी। उसके बाद ये सारी चीजें तो और भी आगे बढ़ेंगी। फिलहाल हमारे पास जी, योगी शाह और मोदी का भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। वाचस्पति जी, माफी चाहते हुए आपको रोकना पड़ेगा, हमारे पास वक्त की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय आ गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहा दमन जी आपका, असगर खान जी आपका, वाचस्पति जी आपका और मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो मांग थी, सीधे तौर पर कहा कि आज कोर्ट जो है वो कानून पे अभी रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि जब बहस अभी चल रही है। लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बहस जारी है। और जिन मुद्दों पे आज बात की जा रही थी, जिन मुद्दों पे, मुख्य मुद्दों पे लेकर के ये संशोधन बिल लाया गया, उसे कानून की शक्ल दी गई, उसी पे आज आपत्ति जताई जा रही है और कोर्ट ने इसे एडमिट कर लिया है। बहस अभी आगे भी चलेगी, लेकिन लोगों की चिंता और कोर्ट की चिंता ये नहीं है कि इस कानून का क्या होगा, कानून में बहस कैसी होगी। लोगों की चिंता ये है कि विरोध करने का तरीका जो हिंसक हो रहा है उस पर कोर्ट ने भी चिंता जताई है, हम भी जता रहे हैं और हम सबको जतानी चाहिए और यह हिंसा रुकनी चाहिए, क्योंकि इस हिंसा में कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है, सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ममता बनर्जी जो है ऐसी हिंसा को संरक्षण दे रही है, शायद इसीलिए यह हिंसा अभी रुक नहीं रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।